फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारी क्लास होगी चैप्टर 3, जिसमें हम आज पढ़ेंगे मौर्यकालीन कला के बारे में। तो हमारे आज के विषय रहेंगे मौर्यकालीन कला के जो विषय हैं वो हैं खंबे, मूर्तियाँ, शैलकृत वास्तुकला। शैलकृत वास्तुकला अर्थात जो पत्थरों से या फिर शैल से काटकर और बनाई गई कला है, दिखाई गई है। और उसमें हम पढ़ेंगे बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित कला, क्योंकि मौर्य काल में जैन और बौद्ध धर्म का भी उद्गम हुआ था। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्तंभ निर्माण की परंपरा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना स्तंभ से। ठीक है, जो मौर्यकालीन कला में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम बात करते हैं स्तंभ के बारे में। तो जो आप देख रहे हैं ये जो आप स्तंभ देख रहे हैं, यदि हम यहीं से स्टार्ट करते हैं स्तंभ के बारे में, तो स्तंभ ये जो आप देख रहे हैं ये मौर्यकालीन में, जो मौर्य काल में कला है वो स्तंभ निर्माण में बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। ऐसा नहीं है कि मौर्य काल में इसका उद्गम हुआ है या उद्भव हुआ है। ये कला बहुत पहले से चलती आई है। एक्केमेनियन साम्राज्य में भी विशाल स्तंभ देखने को मिले हैं। एक्केमेनियन साम्राज्य मौर्य काल से पूर्व का है। ठीक है, जहाँ पे ये कला देखने को मिली है। किंतु जो मौर्यकालीन कला है स्तंभ के मामले में, वो एक ही पत्थर से काटकर बनाई गई कला है। ठीक है, लेकिन जो एक्मेनियन काल है, साम्राज्य था, उसके यदि हम स्तंभों की बात करें तो उन्होंने स्तंभों को अलग अलग पत्थरों से काटकर जोड़कर बनाया था। तो डिफरेंस समझ रहे हैं आप? जो मौर्यकालीन कला के जो स्तंभ हैं वो सिर्फ एक ही पत्थर को तराश के बनाए गए थे, लेकिन जो एक्मेनियन साम्राज्य के स्तंभ मिले हैं वो अलग अलग पत्थरों से जोड़कर बनाए गए थे। ठीक है, आगे हम बात करें यदि महत्वपूर्ण स्तंभ के बारे में, तो जो सारनाथ का स्तंभ है, आप सभी जानते होंगे सारनाथ का स्तंभ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी इसके बारे में जानते हैं। ये जो स्तंभ मिला है ये सारनाथ में, अर्थात वाराणसी के सारनाथ में मिला है, जो हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्थित है वर्तमान में। सारनाथ का जो स्तंभ है इसको सिंह शीर्ष के नाम से भी जाना जाता है। सिंह शीर्ष क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सिंह शीर्ष, अर्थात शेर जो है वो इसके शीर्ष पर बने हुए हैं। ठीक है, तो इसे सिंह शीर्ष के नाम से भी जाना जाता है। और ये स्तंभ मौर्यकालीन मूर्ति परंपरा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। अर्थात ये सिर्फ एक स्तंभ कला ही नहीं, इसमें मूर्ति कला भी देखने को मिलती है। ये जो शेर की मूर्ति है ये भी इसमें देखने को मिलती है। और ये आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है। ठीक है, और जो स्तंभ है ये एक गोलाकार संरचना में बना हुआ है। ठीक है, जिसके चारों ओर हमें दहाड़ते हुए 4 शेर दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यदि देखें तो इसके निचले भाग में जो एक गोल वेदी है सिंह के नीचे, इसमें यदि हम देखें तो एक धम्मचक्र आपको देखने को मिलता है। ये अशोक काल का है धम्मचक्र। ठीक है, और गतिमान स्थिति में 4 जानवर हमें दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें घोड़ा, सांड, हिरन, हाथी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप उसको ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। इस पे बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन भी आए हुए हैं और अभी भी आपको और किसी एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि कौन कौन से जानवर है: घोड़ा, सांड, हिरन, हाथी। ठीक है, उसके बाद जो ये धम्म चक्र है उसके नीचे ये उल्टा कमल देखने को मिलता है। यदि आप देखें उल्टा कमल, ये देखिए आप अच्छे से यहाँ पे देख पाएंगे। ये धम्मचक्र जो हमारे तिरंगे में भी आपको देखने को मिलता है, जिसमें 24 तिल्लियाँ हैं। ये एक धम्मचक्र का एक प्रतीक है। ठीक है, और ये सिंह शीर्ष हो गया, ये उल्टा कमल हो गया। यदि आप उल्टे कमल की
ये पंखुड़ियाँ देखें, पत्तियाँ देखें, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से बनाई गई हैं, बहुत ही सुंदर देखने को मिलती हैं। अब ये स्तंभ देखिए आप, ये स्तंभ है, ये उल्टे कमल, ये इसको सीधा भी बना सकते थे, ठीक है, लेकिन इसकी ये भी एक विशेषता देखने को मिलती है, जैसे कि आप नीचे से खड़े होके देखते हैं, ये 35 से 50 फुट का स्तंभ है, कोई छोटा स्तंभ नहीं है। तो ये स्तंभ जब आप नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, तो ये जो पत्तियां हैं ना कमल की, ये बहुत ही सुंदर देखने को मिलती हैं, ठीक है, ये बहुत ही सुंदर दिखती हैं, जिससे इनकी जो ये कला है, जो ये जिस तरीके से ये बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई, क्लियरिटी से आपको ये पत्तियां देखने को मिलती हैं। यदि ये सीधे ऐसे होती तो आपको ये जो पत्तियों का मुड़ाव है, ये घुमाव है, वो आपको अच्छे से नहीं दिख पाता, लेकिन ये उल्टी बनाई गई है, तो नीचे से जब आप देखते हैं तो ये बहुत ही सुंदर देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके पीछे भी एक रीज़न है कि ये उल्टा कमल क्यों बनाया गया है। और यदि हम बात करें इसी चक्र के, इसके सिंह शीर्ष स्तंभ के बारे में, ठीक है, सारनाथ के स्तंभ के बारे में और हम बात करें, तो ये समझा गया है कि ये जो इसका गोल आकार दिया गया है, वो एक तरह से इसलिए दिया गया है कि इसे, और इसके चारों तरफ ही इन्होंने, जैसे ये आगे शेर, पीछे शेर, इधर शेर, इधर शेर, मतलब चारों दिशाओं में जो शेर दिए गए हैं, उसके पीछे ये कारण ये भी देखा गया है कि जब आप इसे देखेंगे तो आप इसे चारों ओर से जैसे भी देखेंगे ना, आपको ये सेम ही नज़र आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सामने से देखेंगे तो आपको सामने ही कला कला देखने को मिलेगी। आप इसके चारों ओर जाएंगे तो आपको चारों ओर ही इसकी कला देखने को मिलेगी, ठीक है। और फिलहाल तो ये सांची सिंह शीर्ष, सांची में भी जो सिंह शीर्ष है वो भी एक मिला है, लेकिन वह टूटी फूटी हालत में मिला है, और इसलिए ये सारनाथ का जो सिंह शीर्ष है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और आगे हम बात करें यदि इसकी पॉलिश के बारे में, तो इसके ऊपर बहुत ही चिकनी पॉलिश की गई है उस काल में, जो आज तक बरकरार है, और ये पॉलिश इसकी सुंदरता को दर्शाती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति के बारे में। उस काल में जो देवी देवता देखने को मिले हैं, उनको हम यक्ष और यक्षिणी के नाम से जाने जाते हैं, जो पटना के विदिशा, सॉरी पटना, विदिशा, मथुरा जैसे स्थलों से मिले हैं, ठीक है। और ये जो मूर्ति देखने को मिली है, ये खड़ी अवस्था में देखने को मिली है, और इन पर बहुत ही चिकनी पॉलिश की गई है। यदि आप उस काल की सभी कलाओं को देखें तो चिकनी पॉलिश एक महत्वपूर्ण चीज़ वहाँ पे उस काल में मिली है देखने को, ठीक है। और जो इनके चेहरे जिस तरीके से बनाए गए हैं ना, आप यदि देखें, ये देखिए, ये जो चेहरा है और जो मूर्ति है ना, वो आप खुद भी देखेंगे कि हाँ, ये बिल्कुल निपुणता से बनाई गई है, और जो बनाने वाला कलाकार था ना, वो इनके प्रति बहुत ही संवेदनशील था, जिसने बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से इसको ढाला और बनाया, ठीक है। अगर हम यक्षिणी की प्रतिमा की बात करें, तो जो सर्वोत्कृष्ट उदाहरण मिला है वो पटना के दीदारगंज में देखा जा सकता है। जो यक्षिणी की प्रतिमा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है वो ये है, ठीक है। ये यक्षिणी की प्रतिमा बहुत ही सर्वोत्कृष्ट है, और इसकी बनावट से पता चलता है कि ये जो इसने भी इसको बनाया है वो बहुत निपुणता से बनाया है, और बहुत ही आकर्षक तरीके से बनाया है। इसके हाथ में यदि हम देखें इस मूर्ति को, तो इस मूर्ति में जिस तरीके से ढाल दिया गया है शरीर का, और ये हाथ, एक हाथ इनका टूटा हुआ मिला है, एक हाथ में चामक बोलते हैं, जो ऐसे एक चामक होता है, वो इनके हाथ में दिखाया गया है, और ज्वेलरी से इनको बहुत सुंदर तरीके से दिखाया गया है, गले में बड़ा हार दिखाया गया है, और नीचे इनके जो कपड़े दिखाए गए हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से बनावट दिखाई गई है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं हाथी मूर्ति कला के बारे में। तो मौर्य काल में हाथी मूर्ति कला भी देखने को मिली है, जो से पहले कभी भी देखने को नहीं मिली थी। यदि हम बात करें हाथी मूर्ति कला के बारे में, तो ओडिशा के धौली स्थल पर चट्टान को काटकर, अब आप सुनिएगा, चट्टान को काटकर यदि कोई भी चीज़ बनाई जाती है, कोई भी
स्थापत्य कला बनाई जाती है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था सारनाथ का स्तंभ जो पढ़ा था, सिंहशेर स्तंभ, वो भी एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया था और उसे हम कह सकते हैं एकाश्मक पत्थर से बनी कोई भी कला, ठीक है, उसे हम एकाश्मक पत्थर से बनी मूर्ति कह सकते हैं या फिर स्तंभ कह सकते हैं। तो ये भी जो हाथी है ये एकाश्मक पत्थर से बना हुआ था, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा विशेष है। ठीक है, एक ही चट्टान को काट काट के तराश तराश के उसे हाथी के रूप में ढाल दिया गया था। ठीक है, और मूर्ति कला के मामले में ये जो मूर्ति मिली है वो बहुत ही सुंदरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिली है। और इस पर जो शिलालेख हैं उस पर कुछ शिलालेख भी मिले हैं जो अशोक के काल के मिले हैं। शिलालेख कहें तो शिलालेख उस टाइम के बारे में लिखे होते हैं, जैसे कि ये किसने बनाया, ठीक है, और किसने बनवाया, कौन कौन कलाकार थे उस वक्त में, इसमें क्या क्या लगा, उस तरीके की चीज़ें इसके ऊपर लिखी गई हैं, जिसे शिलालेख कहते हैं। शिलालेख अर्थात शिला पे लिखे गए लेख। ठीक है, आगे यदि हम बात करें गुफा के बारे में, तो मौर्य काल में गुफा भी देखने को मिली है जो बहुत ही सुंदर देखने को मिली है। आप देखिए स्क्रीन पर, जैसे कि आपको फोटो दिख रही है, ये गुफा है। गुफा हम सोच सकते हैं कि एक बस पत्थर को काट के उसके अंदर जाने की गुफा होगी, गहराई होगी उसके अंदर, उसे हम गुफा कहते हैं। लेकिन आप देखिए इस गुफा का द्वार कितना ही सुंदर है। ठीक है, इसके जो ऊपर है यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ बना देखने को मिला है, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो ये गुफा जो देखने को मिली है वो बिहार के बाराबर की पहाड़ियों में देखने को मिली है। ठीक है, शैलकृत गुफा अर्थात चट्टान को काटकर बनाई गई गुफा। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस पे भी ध्यान दीजिएगा आप। लोमस ऋषि की गुफा भी कहा गया है। ठीक है, लोमस ऋषि की कुटिया। और यदि हम इस गुफा के प्रवेश द्वार के बारे में जान देखें तो ये अर्धवृत्ताकार में देखने को मिला है। ठीक है, आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अर्धवृत्ताकार जो इसका प्रवेश द्वार है वो देखने को मिला है, जो चैत्य चाप की तरह सजा हुआ है। चैत्य अर्थात हम आगे पढ़ेंगे, बौद्ध से रिलेटेड एक कला है, कला का रूप है, उसे हम आगे पढ़ेंगे चैत्य को। तो जो चैत्य का प्रवेश द्वार है उसी तरह से इस गुफा को सजाया गया है। जो ये सजावट आप देख रहे हैं इस पे, ये कुछ हाथी कला है, अर्थात गतिमान हाथी की मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। ऐसा लगता है कि हाथी चलते हुए जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो गुफा है ये इसलिए भी विशेष है कि इसको सम्राट अशोक ने आजीवक पंथ के लिए संरक्षित किया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कुछ और रिलेटेड दिए गए हैं बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड मौर्य काल में। जैसे कि बौद्ध धर्म से दिया गया है रिलेटेड चैत्य और स्तूप। ठीक है, ये कुछ कला है। देखिए अभी हमने बताया था चैत्य की जैसी गुफा, ये रहा चैत्य, इसकी गुफा का जो प्रवेश द्वार है, चैत्य का प्रवेश द्वार, वो चाप के रूप में है, अर्थात अर्धवृत्ताकार इस तरीके से है। ठीक है, तो ये जो स्तूप और चैत्य हैं ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ये कला के कुछ रूप हैं जिसके बारे में हम अपनी अगली क्लास में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिलाइट आईएएस। ठीक है, और जहाँ पर आपको क्विज़ भी देखने को मिलेगी और इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही देख मिल जाएगी। थैंक यू।